दोस्तों, अच्छा क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी ठीक और मस्त होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, जो कि ईओआरओ के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 विधानसभा 13वीं में लागू हुआ था, जिसका कार्यकाल था 2008 से 13 तक। उस समय विधानसभा अध्यक्ष श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत जी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी थे। इसकी लागू होने की तिथि 15 सितंबर 2009 छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में ये लागू हुआ था। राज्यपाल की अनुमति की बात करें तो ये 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल की अनुमति मिली, जिसमें उस समय राज्यपाल कौन थे? श्री शैलेंद्र कुमार जी। इसमें कुल 17 अध्याय है, अनुसूचियां 6 है, धारा 344 है और सिलेबस में आपके 9 अध्याय दिए गए हैं। अनुसूचियों का उल्लेख अध्याय 7 में दिया गया है। दोस्तों, इसमें 17 अध्याय, अनुसूचियां 6, धारा 344 और राजपत्र 4 के में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में दिया गया है। सबसे पहले बात करें अध्याय, जो इसका प्रारंभिक अध्याय है, जिसमें धारा 1 से 2 का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अध्याय ये है 2, जिसमें नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन के बारे में दिया गया है, जो कि धारा 3 से 50 तक सम्मिलित है। नेक्स्ट है अध्याय 3, जिसमें कार्य संचालन और वार्ड समिति का उल्लेख है, जो कि धारा 51 से लेकर 66 तक सम्मिलित है। अध्याय 4 में नगरपालिका संपत्ति का उल्लेख किया गया है, जो कि धारा 67 से 75 तक इसमें उल्लेख किया गया है। अध्याय 5 में बात करें नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि का उल्लेख है, जो कि धारा 73 और 89 ए तक इसमें उल्लेख किया गया है। अध्याय 6 में लेखा और संप्रेक्षण के बारे में है, धारा 90 से 100 तक। नेक्स्ट दोस्तों, अध्याय 7, जो कि नगरपालिका राजस्व के बारे में उल्लेख है, जिसमें अनुसूचियां भी सम्मिलित है, धारा 101 से 144 तक। नेक्स्ट है अध्याय 8 के बारे में, तो अध्याय 8 में उधार के बारे में है, धारा 141 से 151 तक। अध्याय 9 में वाणिज्य परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता करार एवं अन्य अभिकरणों के बारे में है, जो कि धारा 152 से 155 तक सम्मिलित है। अध्याय 10 में आर्थिक और विकास योजनाएं सम्मिलित है, जो कि धारा 156 से 158 तक सम्मिलित है। और अध्याय 11 में नगरीय विकास और नगरीय योजनाएं, जो कि धारा 159 से 199 तक सम्मिलित है। अध्याय 12 की बात करें तो नगरपालिका शक्तियां और अपराध के बारे में है, जो कि धारा 200 से 297 तक सम्मिलित है। अध्याय 12 ए में संपत्ति का विरूपण का निवारण का उल्लेख किया गया है, जो कि धारा 297 ए से 297 एस तक उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, अध्याय 13, जिसमें अभियोजन वाद आदि का बारे में दिया गया है, जो कि अभियोजन की प्रक्रिया, वादों का संचालन, अदालतों में प्रस्तुतिकरण एवं संबंधित प्रावधान 228 से 308 धारा में दिया गया है। अध्याय 14 में नियंत्रण है, जो कि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं आवश्यक निर्देशों के प्रावधान दिए गए हैं, जो कि धारा 309 से 327 तक सम्मिलित है। अध्याय 15 में कर्मचारियों से संबंधित है, जो कि धारा 328 से 336 तक है, जिसमें नगरपालिका कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्त, कर्तव्य, अधिकार एवं अनुशासन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अध्याय 16 में नियम, विनियम और उपविधियां सम्मिलित है, जो कि धारा 337 से 341 तक सम्मिलित है। इसमें नियम बनाने की शक्ति, विनियमों का निर्माण, उपविधियां और अधिनियम, उनका प्रभाव सम्मिलित है। और जो अंतिम अध्याय 17 परिकीर्ण है, उसमें धारा 342 से 344 तक इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें सामान्य प्रावधान, अधिनियम के प्रभाव, व्याख्या एवं अंतिम प्रावधान है। तो दोस्तों, इस तरह से कुल टोटल ये 17 अध्याय इसमें सम्मिलित हुए हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अनुसूचियों की संख्या 6 है और ये अध्याय 7 में सम्मिलित है, जो कि धारा 101 से 140 तक वर्णित है। प्रथम अनुसूची की बात करें तो दोस्तों, ये धारा 108 में दिया गया है। इसमें आपत्ति हेतु नोटिस एवं उद्ग्रहण के बारे में दिया गया है। द्वितीय अनुसूची, जो दूसरी अनुसूची है, वो धारा 117 में है। इसमें अंतरण, ट्रांसफर की सूचना का प्रारूप दिया गया है। नेक्स्ट जो तीसरी अनुसूची है, उसमें धारा 117 में इसका उल्लेख किया गया है। और चौथी अनुसूची है, वो धारा 130 में मांग की नोटिस का प्रारूप है। पांचवी अनुसूची धारा 131 में वारंट का प्रारूप है। और जो अंतिम अनुसूची है, धारा 133, जो कुर्क संपत्ति की तालिका और नोटिस का प्रारूप छठी सूची में दिया गया है।
ये सभी अनुसूचियां नगरपालिका राजस्व से संबंधित प्रक्रिया, नोटिसों, वारंटों और कुर्की की कार्रवाई के प्रारूप निर्धारित करती है। इस तरह से कुल टोटल जो अनुसूचियां 6 हो गई है दोस्तों। अगर विस्तार से हम एक एक अध्याय और धाराओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला अध्याय 1 है जो प्रारंभिक है। अध्याय 1 में धारा 1 में इसमें जो कि संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें इस अधिनियम का नाम क्या है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। इसका प्रसार दोस्तों छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू है। ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो कि राज्य सरकार राजपत्र 4(1) में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 15 सितंबर 2009 से ये लागू है। नेक्स्ट दोस्तों धारा 2 जिसमें परिभाषा दी गई है, जिसमें महत्वपूर्ण परिभाषा है। जैसे ऑडिटर में, तो ऑडिटर होता है राजस्थान स्थानीय निधि परीक्षा अधिनियम 1954 में परिभाषित, वो ऑडिटर की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेरित है जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं। नेक्स्ट है जीव चिकित्सा अपशिष्ट, जो ऐसा कोई अपशिष्ट अभिप्रेरित है जो मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रत्यक्षीकरण के दौरान उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों और जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों जो चौथा पॉइंट इसका बजट जो धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट पारकलन अभिप्रेरित है। दोस्तों जो भी धारा 2 में है वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इसमें आपको एक शॉर्ट नोट्स की तरह बताया जा रहा है। नेक्स्ट है भवन स्थल, जो कि भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का उपयोग के बारे में अभिप्रेरित है। नेक्स्ट दोस्तों कॉम्प्लेक्स, जिसमें वाणिज्यिक उपयोग के मामले में 25 से अधिक इकाइयों और आवासीय उपयोग के मामले में 10 से अधिक इकाइयों से मिलकर बना हुआ कोई भवन अभिप्रेरित है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है दोस्तों अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष जैसे नगरपालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष, नगर परिषद के मामले में सभापति और नगर निगम के मामले में महापौर या मेयर, इनकी परिभाषाएं दी गई है। दोस्तों जो इसका 8वां पॉइंट है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, जिसमें उसमें नगरपालिका अधिकारियों की परिभाषाएं सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट निगम पार्षद, जिसमें कोई सदस्य अभिप्रेरित है और पार्षद से नगर परिषद का कोई सदस्य, इस तरह से इनके अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा दी गई है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2 की धारा 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त अभिप्रेरित है। उसके अलावा कार्यपालक समिति, वित्त आयोग की परिभाषा, अग्निशमन दल के बारे में और नगरपालिका क्षेत्र के बारे में, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेरित है। नेक्स्ट बात करें तो नगरपालिका की परिभाषा और लास्ट में न्यूसेंस के बारे में दिया गया है। ये सभी परिभाषा इस अधिनियम के अर्थ, उद्देश्य और प्रावधानों को समझने की आधारशिला है। नेक्स्ट दोस्तों जिसमें नगरपालिका के अधिकारी, इसके अलावा अभिकरण, कोई संक्रमणकालीन क्षेत्र और गांवों के बारे में परिभाषा दी गई, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 6 खंड 6 के अधीन कोई भी गांव विवरित है। वार्ड से धारा 9 के अधीन बनाया गया कोई वार्ड है, और वार्ड समिति, और नेक्स्ट है अभिशिष्ट प्रबंध और पूर्ण संख्या, कुल संख्या। दोस्तों इस तरह से ये सारे पॉइंट हैं, इनमें इनकी परिभाषा दी गई है किसमें, अध्याय जो अध्याय 1 है प्रारंभिक, जिसमें धारा 2 में महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस तरह से दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 3 में परिसीमन राज्य सरकार और राजपत्र में प्रकाशित कर के बारे में दिया गया है। इसमें जो कोई भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकता है, जिसमें नियत दिन 6 माह के भीतर सदस्यों का निर्वाचन होना जरूरी है। किसी नगरपालिका में कोई भी स्थानीय क्षेत्र शामिल हो सकता है और शामिल क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचन का 6 माह के भीतर चुनाव होना जरूरी है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका से अपरिचित बाहर और अपरिचित क्षेत्र के सदस्यों को हटाया जा सकता है। एक नगरपालिका और एक नगरपालिका को 2 भागों में बांटना अथवा एक नगरपालिका का भाग अन्य भागों में शामिल करना और विभाजित क्षेत्र के सदस्यों को नवगठित नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों नगरपालिका का क्षेत्र और समाप्त विघटन के बारे में भी धारा 3 में उल्लेख किया गया है। परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण का खर्च संबंधित नगरपालिका का। इसके अलावा सीमा चिन्ह का निर्धारण कलेक्टर या उसके द्वारा नियमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नामित किया जाता है।
जब किसी गांव को क्षेत्र नगरपालिका में सम्मिलित किया जाता है तो ऐसा क्षेत्र अब गांव नहीं रहेगा, क्योंकि उसको राज्य सरकार नगरपालिका घोषित करती है। तब पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम उस पर लागू नहीं होंगे। उस क्षेत्र पर अधिकारिता नगरपालिका की हो जाएगी। जब तक निर्वाचन नहीं हो, गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला सरपंच, उप सरपंच और पंच उस नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यथास्थिति समझे जाएंगे तथा 6 माह के भीतर इसका चुनाव कराया जाएगा। दोस्तों, ये प्रावधान नगरपालिका के गठन, कार्य, वित्त, राजस्व, संपत्ति, निर्वाचन, कर्मचारियों तथा नगरपालिका सुविधाओं के सुचारू प्रबंधन हेतु बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 4, जो कि राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका बोर्ड को ऐसे उपबंधों से छूट दी सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त और उससे संबंधित सुसंगत नियम बना सकेगी। राज्य सरकार जो नगर पालिका बोर्ड को छूट प्रदान कर सकती है, ऐसे उपबंधों से छूट दी जा सकती है जो नगर पालिका के लिए अनुचित हो। नेक्स्ट दोस्तों अनुपयुक्त उपबंध, जो ऐसे उपबंध जो स्थान, स्थिति या आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है संबंधित सुसंगत नियम, जो राज्य सरकार ऐसी छूट दिए गए मामलों के लिए उपयुक्त सुसंगत नियम बना सकेगी। नेक्स्ट उद्देश्य नगरपालिकाओं के कार्य प्रभावी, सुविधाजनक और परिस्थितियों के अनुकूल बनाना, अर्थात राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह नगरपालिका बोर्ड को ऐसे प्रावधानों से छूट दे सके जो उसके लिए अनुपयुक्त हो और उनकी आवश्यकता अनुसार सुसंगत नियम बना सके। नेक्स्ट दोस्तों नगरपालिका का निगम, निकाय, बॉडी, कॉर्पोरेट। नगरपालिका को एक नगर निकाय माना जाएगा और नगरपालिका के नाम से वाद लाया जा सकता है। नगरपालिका पर वाद चलाया जा सकता है और नगरपालिका की सामान्य मोहर कॉमनशील होती है। नेक्स्ट दोस्तों नगरपालिका के पास सामान्य मोहर होगी और इसे शाश्वत उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। ये अपने नाम से वाद कर सकती है, इसके विरुद्ध भी वाद चलाया जा सकता है। औद्योगिक नगरी, इंडस्ट्री टाउनशिप, ये राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित कर दे तो उस क्षेत्र में नगरपालिका गठित नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों विकास प्राधिकरण, जेडीए, जैसे जेडीए, अड्डा, इस तरह के प्राधिकरण, उसमें भी नगरपालिका का गठन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों धारा 6 में नगरपालिका की संरचनाओं के बारे में, जिसमें वार्ड है, इसमें संशोधन के अनुसार कम से कम 20 वार्ड हो गए, वर्तमान व्यवस्था 20 वार्ड है। निर्वाचित सदस्य की बात करें तो इसमें कम से कम 13 सदस्य निर्वाचित होंगे। पदेन सदस्य की बात करें तो उस क्षेत्र के जो एमएलए और एमपी, विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य होते हैं, इसके प्रतिनिधित्व पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा इन्हें मत देने का अधिकार भी होता है। मनोनीत सदस्य के बारे में बात करें तो नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाला व्यक्ति को मनोनीत सदस्य के रूप में काउंट किया जाता है, जो कि कम से कम एक सदस्य इसमें दिव्यांग भी होगा। मुख्य बिंदु इसमें जैसे निगम निकायों का सामान्य मोहर होगी, वाद कर सकती है। औद्योगिक नगरी में नगरपालिका नहीं बनेगी। विकास प्राधिकरण का गठन संभव और वार्ड निर्वाचित पदेन व मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट धारा 6 में नगरपालिका की संरचना, जो कि हम पूर्व में ये पढ़ चुके हैं। और मनोनीत सदस्यों के बारे में नगरपालिका में पहले पूर्व में 4 थे, वर्तमान में 6 हो गए। नगर परिषद में 8 थे, पूर्व में 5 सदस्य थे मनोनीत, और नगर निगम में 12 हो गए, पूर्व में 6 थे। मनोनीत सदस्य के बारे में इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। राज्य सरकार इन्हें कभी भी मनोनीत और प्रत्याहृत विड्रॉ कर सकती है, मतलब हटा सकती है। वार्ड एवं सीटों का निर्धारण के बारे में बात करें तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात जनसंख्या के अनुसार वार्डों की संख्या परिवर्तन किया जा सकता है। नई निर्वाचन तक विद्यमान नगरपालिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सीटों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार करती है। प्रतिनिधित्व की बात करें तो संबंधित क्षेत्र का एमएलए नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम में प्रतिनिधित्व करता है और संबंधित क्षेत्र का लोकसभा सांसद एमपी नगर परिषद एवं नगर निगम में प्रतिनिधित्व करता है। जिसमें प्रमुख प्रावधानों में है कि SC/ST का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। OBC का आरक्षण इसमें 21% से अधिक नहीं होगा और SC/ST OBC का कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। सभी वर्गों में कुल सीटों का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन बताया गया है।
इसका उद्देश्य है समावेशी, संतुलित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व प्रदान करना। नेक्स्ट दोस्तों, अध्याय 2 में नगरपालिका की संरचना एवं शासन। जहां SC एवं ST की जनसंख्या 70% से कम है, वहां पिछड़े वर्ग की कम से कम एक सीट होगी। SC ST पिछड़े वर्गों का आरक्षण तब तक रहेगा जब तक संविधान के अनुच्छेद 334 में समयावधि निर्दिष्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, धारा 7 में नगरपालिका की पदावधि। नगरपालिका की प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। यदि नगरपालिका का 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले विघटन हो जाता है तो नई नगरपालिका शेष कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी। नए चुनाव 6 माह के भीतर कराए जाएंगे। नेक्स्ट है धारा 8 में, तो नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होना। नगरपालिका का शासन नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। वार्डों का विभाजन, जो कि धारा 9 में प्रावधान किया गया है। वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा चुनाव के उद्देश्य से। वार्डों के विभाजन के समय जनसंख्या का अनुपात समस्त नगरपालिका के समान रखा जाएगा। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के आधार पर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, धारा 10 वार्डों का निर्धारण अवधारणा, जो कि अध्याय 2 में सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा आदेश द्वारा वार्डों का निर्धारण करेगी। चुनाव हेतु राज्य सरकार वार्ड व वार्ड सीमा का निर्धारण करती है। SC ST OBC प्रत्येक वर्ग और महिला सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, और जिस वार्ड में SC ST की आबादी अधिक होगी वह वार्ड उनके लिए आरक्षित होगा। राज्य सरकार वार्डों के निर्धारण का आदेश का प्रारूप प्रकाशित करेगी। इस प्रारूप के संबंध में आपत्ति दाखिल करने के लिए कम से कम 7 दिन का समय दिया जाता है। इसकी प्रतिलिपि नगरपालिका की टिप्पणी हेतु भेजी जाएगी। आरक्षित जो स्थानों का निर्धारण है वो जनरल में चक्रानुक्रम रोटेशन के हिसाब से होता है, और वार्डों की संख्या का निर्धारण स्थानीय क्षेत्र की उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट कोण से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, धारा 11 नगरपालिका के निर्वाचन। किसके द्वारा? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? नगरपालिका की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व। यदि नगरपालिका का विघटन हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है, परंतु नगरपालिका की शेष अवधि अंतिम 6 माह से कम हो तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि चुनाव की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी करती है। राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को प्रयोजन कर्मचारी उपलब्ध करवाती है, और नगरपालिका के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा सभी चुनाव के संचालन का अधिक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा आयोग में नियत होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। आज धारा 11 तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में, अगली धाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।